हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग चैप्टर ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड का। इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा है कि कैसे वाटर वेपर्स जो होता है या वाटर जो होता है एयर में, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए और क्लाइमेट पे वो कितना इफेक्ट डालता है। यानी जिसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या? द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा, दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि द प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कितना पानी हवा में मौजूद है उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। लेट्स कंटिन्यू। विल कंटिन्यू फ्रॉम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 cubic meter of air is called absolute humidity. So 1 cubic meter of air में कितनी ह्यूमिडिटी है उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। एक छोटे से एरिया को लेकर और उसे बस मेजर करना होता है कि उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, उस पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नियर द कोस्टल एरिया इज हायर दैन द एयर इन द इंटीरियर. Absolute humidity is higher in the equator areas, where while it reduces as we move towards the poles. The distribution of land and water on earth and the season also affects absolute humidity. So students, absolute humidity क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटे से एरिया को अगर हम लेकर वहाँ की ह्यूमिडिटी को मेजर करें, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कोस्टल एरियाज़ की होती है, यानी कि समंदर का किनारा जो बीच होता है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है। वेरल्स अगर आप कंपेयर करोगे उसको इंटीरियर, यानी कि जो बीचेस हैं आपके, वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे सिटी एरिया में, या जैसे जैसे आप बीच से दूर चले आओगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वो कम है और बीचेस के पास वो ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल रीज़न क्या है कि कभी भी हम किसी वाटर बॉडी के पास होते हैं, चाहे वो ओशन हो, रिवर हो, वहाँ पर खूब सारा पानी अवेलेबल होता है। अब जितना पानी होगा, जब उसके ऊपर सनरेज आएंगे उसे हीट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा और उतना ही ज़्यादा पानी हवा में, यानी कि वाटर वेपर्स हवा में अवेलेबल होंगी। और जैसे जैसे हम उससे दूर हटते जाएंगे उस वाटर बॉडी से, तो जो ह्यूमिडिटी है यानी कि वाटर वेपर है वो हवा में हमें कम मिलने लगेगा। ये सेम चीज़ होती है हमारे अर्थ पे भी। एज़ वी ऑल नो कि हमारा जो अर्थ है, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा राउंड है, बट लेट अस कंसिडर दिस एज अर्थ। उसका जो इक्वेटर यानी कि सेंटर का जो लाइन है, वहाँ पर आपको हमेशा ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने मिलेगी। वेर एल्स जैसे आप पोल की तरफ जाओगे, जो दोनों हमारे पोल हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, अगर आप पोल की तरफ जाओगे तो वहाँ धीरे धीरे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो कम होने लगती है। इसका एक सिंपल रीज़न, सिंपल लॉजिक ये है कि जो इक्वेटर एरिया होता है स्टूडेंट्स, इक्वेटर पे जो सन का जो लाइट होता है, सन का जो हीट होता है वो कुछ ज़्यादा ही आता है। वेर एल्स पोल तक उसकी जो हीट है सन की, वो इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा। ऐसे कुछ फैक्टर्स इवापोरेशन और ह्यूमिडिटी पे हमेशा इफेक्ट डालते रहेंगे, हमको ये ध्यान में रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। नाउ लेट अस से रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर can be expressed as percentage of amount needed for saturation at the same temperature and same volume. So saturation के लिए वाटर वेपर जब सेम टेम्परेचर पे होगा और सेम वॉल्यूम में होगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर है और उतने ही वॉल्यूम में है, यानी कि उतने ही क्वांटिटी में है वो, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। एंड टू फाइंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पर हमको सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि छोटे एरिया का जो ह्यूमिडिटी था वो
प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉरी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, जो एयर है उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो, इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम किसी भी प्लेस का रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर हुज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ 20 milligram per cubic meter and vapor holding capacity is 30 gram per cubic meter। सो ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 20/30 into 100। So when we will solve this equation, the answer will be around 66%. Now let us see, there are some examples given in this chapter. The amount of water vapor changes according to the difference in temperature. So जैसे जैसे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वैसे वैसे वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है वो भी चेंज होते रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली relative humidity changes, generally relative humidity is more in morning and night। सो सुबह के टाइम और रात के टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, यानी कि जो स्टेबल ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होता है नाइट के टाइम पे। वेरल्स इन आफ्टरनून जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। नियर कोस्ट एरियाज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर, सो द एयर इज़ मॉइस्ट। इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लेस। जब भी आप किसी अपने फ्रेंड या फैमिलीज़ के साथ में कोस्टल एरियाज़ में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो समंदर का किनारा है वो कैसा है, कोल्ड होता है, राइट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम किसी डेजर्ट एरिया में जाएंगे वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है। नाउ लेट अस ट्राई दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में, इस छोटे एक्सपेरिमेंट में आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं अंडर योर पेरेंट्स गाइडेंस। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ प्रेशर कुकर, या प्रेशर कुकर ना यूज़ करके भी आप सिंपली कोई वेसल ले सकते हो। उसमें आपको थोड़ा पानी डालना है एंड पानी डालने के बाद से आपको उसको हीट करना है, यानी कि बॉईल करना है। जैसे आप बॉईल करोगे स्टूडेंट्स, सो आप देखोगे कि उस कंटेनर में से, वेसल में से वाटर वेपर निकलने शुरू हो जाएंगे। नाउ आपको क्या करना है, कुछ डिस्टेंस पे एक लीड को या कुकर के हैंडल को पकड़ के रखना है। नाउ जैसे ये वाटर वेपर उस वेसल के लीड के कांटेक्ट में आएंगे, वो वापस से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल होने के बाद हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। जब वो हाई टेम्परेचर पे पहुंचता है तो वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आपने पढ़ा होगा साइंस में, देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, तो वो गैस बन जाता है। वैसे ही पानी, यहाँ पर जो वाटर है वो गैस बन के, यानी कि वाटर वेपर बन के वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगता है, ऊपर की तरफ यानी कि आसमान की तरफ ट्रैवल करने लगता है। अब जैसे वो लीड के कांटेक्ट में आता है तो जो लीड है, यानी कि जो हैंडल है, ढक्कन है, वो उसका टेम्परेचर कम होता है, वो कोल्ड होता है। किसके कंपैरिजन में, इस वाटर वेपर के कंपैरिजन में। अब जब ये वाटर वेपर्स जैसे इस ठंडे लीड पर टच होते हैं, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा सकते हो, सीख सकते हो। जैसा आप इस डायग्राम में भी देखोगे फिगर में, दैट द किड ओवर हियर इज होल्डिंग अ लीड, और ये कुकर में से कुछ वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, और जैसे वो वाटर वेपर उस लीड के कांटेक्ट में आते हैं वो वापस से पानी बन जाते हैं। You must have observed that the water changed into water vapor after it was heated. So आपने नोटिस किया होगा कि जैसे पानी गर्म होता है वैसे ही वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो वाटर वेपर बनने लगता है। This vapor turns into water droplets when it touches the cooler lead. So वो जैसे ठंडे लीड के कांटेक्ट में आता है, कोल्ड लीड के कांटेक्ट में आता है।
नाउ विल सी द सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक ग्लास लेना है, उस ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डालने हैं एंड आफ्टर पुटिंग द आइस क्यूब्स वी हैव टू वेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर के बाद जो ग्लास है उसके आउटर सरफेस पे यानी कि बाहर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आने लगते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात यह है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, यहाँ तो कहीं पानी बॉयल हो नहीं रहा है। सो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पानी आता है आसपास के मौजूद हवे में से। जो एयर में वाटर वेपर्स हैं यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से वापस से क्या हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो एक लीड के कांटेक्ट में आते हैं यानी कि ठंडे बर्तन, ठंडे वेसल के कांटेक्ट में आते हैं या किसी ठंडे पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड सेकेंड वाले में वो एक आइस से यानी कि टेम्परेचर मीन्स उनका टेम्परेचर जब भी कम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। व्हेन वाटर वेपर इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड सरफेस कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। सो कभी भी वाटर वेपर जो है वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में अगर आता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, यानी कि कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। सो इसके वजह से ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी के बूंदे ग्लास के बाहर के सरफेस पे आ जाता है। In the first activity, steam from the cooker cooled and condensed into water droplets. In the second activity, the vapor in the air condensed into water droplet. So first में क्या होता है, फर्स्ट में ये होता है कि जो कुकर है उसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो वेपर्स, कुकर के जो वेपर्स हैं वो वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर लीड के कांटेक्ट में आके, और सेकेंड एक्टिविटी में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो पानी वाटर वेपर ह्यूमिडिटी के रूप में ऑलरेडी एयर में मौजूद था वो ग्लास के, ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया। सो फर्स्ट एक्टिविटी को अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो सिंपली ये हमको क्या बता रहा है, जो रेन होता है ना, वाटर साइकिल होता है, रेन होता है, वो सेम यही चीज़ हमारे नेचर में भी होती है, राइट स्टूडेंट्स। जो वाटर होता है वो सन के हीट के वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में जाता है। अब जब ये क्लाउड्स ठंडे एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ठंडे एयर के कांटेक्ट में आते ही इसमें क्या हो जाता है, जितने भी वाटर वेपर है वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बारिश होती है। एंड वेयर एल्स जो सेकेंड एक्टिविटी हमने जो किया वो सिंपली हमको कैसे फॉग बनता है, यानी कि कोहरा होता है, फॉग होता है, वो कैसे बनता है या क्लाउड्स कैसे बनता है वो बताता है। सो क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हवा के कांटेक्ट में होते हैं, वो थोड़े से कोल्ड होते हैं, थोड़े से ठंडे होते हैं। अब जब वाटर वेपर्स जो हैं वो इन कोल्ड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो थोड़े थोड़े लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फॉग आ जाता है। आपने कोल्ड सीजन में देखा होगा फॉग जो होता है, जैसे आप फॉग के अंदर एंटर करोगे रास्ते में या ग्राउंड पे कहीं फॉग होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा कोल्ड फील होता है। एंड जो भी आप कपड़े पहने रहोगे वहाँ पर आपके कपड़ों पर वो पानी आकर लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से वो पानी जो है वो वाटर वेपर है वो वापस से पानी बनने लगता है। बट यहाँ पर रेन की प्रोसेस नहीं होती क्योंकि उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है। Now let's see the process of condensation, densification and sublimation. The process of changing of water vapor in the air into water is called condensation or densification. So जब भी पानी यानी कि जो वाटर वेपर है एयर का वो जब वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दिस गैसियस फॉर्म वाला वाटर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन. Also the process of vapor, that is gas,
changing into solid state is called sublimation. सो गैस जो होता है यानी कि वाटर वेपर जो है वो अगर सॉलिड स्टेट में आ जाए यानी कि बर्फ़ बन के गिरने लगे, स्नो बन जाए, सो उसे हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे. सब्लिमेशन यानी कि सिंपली याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. सब्लिमेशन यानी ऐसा याद रखिए कि सब्सटेंस. सो आइस जो होता है, स्नो जो होता है वो एक तरीके का सॉलिड सब्सटेंस है. सो अगर वो सॉलिड सब्सटेंस है यानी कि वहाँ क्या हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है. और अगर वो वापस से पानी बन रहा है तो वो है डेंसिफिकेशन और कंडेंसेशन. डेंसिफिकेशन कैसे याद रखेंगे हम? जो गैस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो वाटर होता है यानी कि जो लिक्विड होता है उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो डेंस होता है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हल्का यानी कि कम डेंस वाला जो पानी है, वाटर वेपर है, वो ज़्यादा डेंस वाला वाटर बन जाता है, लिक्विड बन जाता है. सो डेंसिफिकेशन आप ऐसे याद रखो एंड सब्लिमेशन सब्सटेंस, सिंपल वर्ड्स में. इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूस. सो जैसे एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर वो ठंडा हो जाएगा तो उसका जो वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाता है. और अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है. When relative humidity of the air becomes 100%, vapor starts condensing. So relative humidity अगर 100% पहुंच जाता है तो जो वेपर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे. कंडेंस हो जाएंगे यानी कि डेंस हो जाएंगे और वो वापस से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द एयर शुड बी एट ड्यू पॉइंट. सो अगर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट पे है सो वो वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. इट इम्प्लाइज दैट फॉर कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई. सो कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए? कि हवा में बहुत सारा वाटर वेपर मौजूद हो एंड टेम्परेचर ड्यू पॉइंट पे हो यानी कि कम हो. सो उस टाइम पे जितना ये जो वाटर वेपर है, जितना ये जो गैस फॉर्म में वाटर है, ये सब क्या हो जाएगा? वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी बन जाएगा वापस. In the free environment, condensation of the vapor in the air occurs around fine particles, that is dust, salt, etc. in the air. So हमारे environment में क्या होता है? बहुत सारा जो dust particles होता है उसके अराउंड ये densification condensation होता है. Dew, frost, fog are the form of condensation at ground level, while clouds are the form of condensation at higher elevation. सो फॉग, फ्रॉस्ट एंड फॉग जो होता है, सॉरी ड्यू, फ्रॉस्ट एंड फॉग, वो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जिसे हम ऑलमोस्ट टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. एंड क्लाउड्स जो होते हैं वो भी एक टाइप के डेंसिफिकेशन ही है, कंडेंसेशन ही है, जो कि स्काई के लेवल पे होता है यानी कि ऊंचे लेवल पे होता है. क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. नाउ विल सी कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं और क्लाउड्स के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं. क्लाउड्स आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर एलिवेशन, यानी कि हायर हाइट पे, हायर एल्टीट्यूड पे जो कंडेंसेशन होता है वो एक टाइप का क्लाउड फॉर्म करता है. कंडेंसेशन ऑकर्स around minute particles in the atmosphere. Condensed water or snow particles in the clouds are fine, very fine, almost weightless, and so clouds float in the air. So clouds में क्या होता है? जो भी water है, that water, जो water vapor है वो फाइन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से वो थोड़े थोड़े लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. बट ऑलमोस्ट वो जो लिक्विड होता है बहुत ही छोटे छोटे बूंद होते हैं जिसकी वजह से वो बारिश बन के ज़मीन पर नहीं गिरता. एंड ऑलमोस्ट वो जो वाटर होता है उसका वेटलेस होता है, वो कोई उसका वज़न बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एयर में, एटमॉस्फेयर में फ्रीली यहाँ से वहाँ फ्लोट करते रहता है. लैंड एंड वाटर गेट हीटेड because of the heat of the sun. Air near the surface heats up, rises and becomes less dense.
सो लैंड पे या वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, सन के हीट की वजह से बहुत सारा जो पानी है वो वाटर वेपर बन के स्काई की तरफ जाता है। एंड जैसे ये वाटर हीट होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हीट होके स्काई की तरफ यानी कि ऊपर एल्टीट्यूड में एलिवेशन इसका इंक्रीज होने लगता है। हॉट एयर राइजेस अप as it goes higher, the temperature of the air reduces, the moisture holding capacity of the air reduces. So students, आपने एक हॉट एयर बलून देखा होगा। हॉट एयर बलून में क्या होता है, एक छोटा सा स्टव होता है, जो स्टव उस बलून के अंदर के हवा को गर्म करता है। अब जब वो बलून के अंदर का एयर गर्म होता है, सो एटमॉस्फेयर यानी कि नीचे के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का हवा ठंडा होता है। इसकी वजह से दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस आता है और हॉट एयर बलून आसमान में ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली उठने लगता है। सेम चीज़ यहाँ वाटर के साथ भी होता है। वाटर जैसे हीट अप होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से स्काई में ऊपर की तरफ इंक्रीज होने लगता है। नाउ एज इट गोज़ अप, वहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ जाती है एंड एक सर्टन पॉइंट आने के बाद वो जो वाटर वेपर है वो स्टेबल हो जाता है, वो वहाँ रुक जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीजिंग, द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टर्न्स इनटू वाटर एंड स्नो। सो आफ्टर रीचिंग एट द सर्टन पॉइंट, जैसे वहाँ की ह्यूमिडिटी ड्रॉप होती है, वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आता है, सो वो वापस से वाटर या स्नो के फॉर्म में towards the earth it starts falling. The level of condensation is determined by the water vapor in the air. Keep in mind that the freezing point is also dependent on the altitude and water vapor. So जो freezing point होता है वो altitude यानी कि कितने हाइट पे वो वाटर वेपर यानी कि क्लाउड है और उसमें कितना वाटर अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर फ्लोट इन द एयर एट द ग्रेटर हाइट। सो काफ़ी हाइट पर जाने के बाद कंडेंसेशन की वजह से वो जो फाइन पार्टिकल यानी कि छोटे छोटे आइस की जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो ग्रेट हाइट पे फ्लोट करता है। दे एक्यूमुलेट अराउंड डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड बिकम्स लार्जर इन साइज। सो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कोल्ड होते हैं, ये वाटर क्या होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड अट्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे में मर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स या बड़े बड़े स्नो बनने लगते हैं। बिकॉज ऑफ वर्टिकल फ्लो ऑफ द विंड दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। सो जैसे एयर फ्लो करता है, क्लाउड्स भी एयर के साथ में फ्लो करते हैं। लाइक अ काइट विच फ्लोट्स इन द एयर as it's move higher and higher, the clouds too float in the atmosphere because of vertical flow. सो एयर के फ्लो के साथ साथ में ये जो क्लाउड होता है जो वेटलेस होता है वो भी यहाँ से वहाँ एक काइट के जैसा, पतंग के जैसा फ्लोट करता है। क्लाउड्स आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। सो अगर हम सी लेवल को कंसिडर करें, सो जो क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे हमें देखने मिलता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वाटर इट इज़ होल्डिंग, डिपेंडिंग ऑन इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। जो क्लाउड होते हैं उनका अलग अलग एल्टीट्यूड पे अवेलेबिलिटी होता है। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्लाउड्स विच फॉर्म एट ग्रेटर हाइट Clouds which form at greater altitude are formed from very fine snow particles. The process of evaporation and condensation occur consecutively in the clouds. Specific types of cloud cause rainfall on the earth. The proportion of vapor is more near the earth's surface. So water vapor जो होता है वो अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा होता है as compared to the higher altitude. As we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases. तो जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाओगे क्लाउड्स में, तो जो वाटर वेपर होता है वो आपको लो एल्टीट्यूड के क्लाउड्स में देखने ज़्यादा मिलेगा, वेरएल्स हाई एल्टीट्यूड के जो क्लाउड्स होते हैं उसमें वाटर वेपर ज़्यादा नहीं होता है। एंड जो लो लेवल के क्लाउड्स होते हैं वही आपको रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी से रेन
होता है। As we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases. Hence, the clouds at the lower altitude are larger in size, while the clouds at the higher altitude is smaller. So ये फैक्टर की वजह से, यानी कि वेपर के फैक्टर की वजह से जो क्लाउड्स होते हैं जो लोअर एल्टीट्यूड पे हैं उनका साइज़ आप कभी भी देखोगे तो दे विल बी मच मोर लार्जर इन साइज, वेयर एल्स जो हायर एल्टीट्यूड के क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज पार्ट 2। नाउ फर्दर टाइप्स ऑफ क्लाउड हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस फॉर मोर सच वीडियोज़, and also please if you have any demand related to any educational video, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और हमें बताइए। थैंक यू। जय हिंद।